सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि इसके डेफिनेशन को, इसके क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हाइपरटेंशन को अलग अलग फॉर्म में, फिर इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे, साथ ही साथ इसमें हम कवर करेंगे इसके मैनेजमेंट को, आपके कॉम्प्लिकेशंस को और इसके प्रिवेंशन को। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। एंड साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ अब हमारे नोट्स आपको नोट्स वाला डॉट साइट पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। क्लियर? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या लिखता है कि PIH इज़ अ हाइपरटेंशन डेवलपिंग। ठीक है, हाइपरटेंशन है, डेवलप कब हो रहा है? आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ये डेवलप हो रहा है ऑफ गेस्टेशन इन अ प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वुमेन। दैट इज़ इनको पहले कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाइपरटेंशन की दिक्कत नहीं है, पर कब डेवलप हो रहा है? 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन निकलने के बाद ये डेवलप हो रहा है। विदाउट प्रोटीन्यूरिया, ठीक है, कुछ प्रोटीन्यूरिया नहीं है, और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन, मतलब नॉर्मल वुमेन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के या गेस्टेशन के 20 वीक्स बाद ये डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या गेस्टेशन हाइपरटेंशन। अब इसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? अब जैसे देख पा रहे हैं इस टेबल पे, तो यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसे आपका गेस्टेशन हाइपरटेंशन है और उसके क्या की फीचर्स हैं। दैट इज़ आपका जो BP है, ब्लड प्रेशर है, इट इज़ मोर देन और इक्वल टू 140/90 mmHg आफ्टर 20 वीक्स, क्योंकि वही है ना ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें नो प्रोटीन्यूरिया एंड रिटर्न्स टू नॉर्मल पोस्टपार्टम, मतलब पोस्टपार्टम के बाद एकदम नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। इसमें एक कंडीशन होती है प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, इस पे भी हम लोग सेपरेट वीडियो बना चुके थे, आप उसे भी चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्री एक्लेम्शिया में क्या देखा था हमने कि उसमें हाइपरटेंशन है प्लस प्रोटीन्यूरिया है और उसमें एंड ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है आफ्टर 20 वीक्स। तो ये सब तीनों मिलेंगे इसमें। एंड जो एक्लेम्शिया की कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है कि प्री एक्लेम्शिया तो है विद सीजर्स नॉट एट्रीब्यूएबल टू अदर कॉजेज, तो ये अलग हो गया इससे। फिर एक आता है आपका क्रॉनिक हाइपरटेंशन। इसमें क्या हो रहा है कि क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे टाइम से उसको हाइपरटेंशन है मदर को। सो हाइपरटेंशन बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले भी हाइपरटेंशन है, और बिफोर 20 वीक्स और परसिस्टिंग मोर देन 12 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर ये कंडीशन हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? आपकी क्रॉनिक हाइपरटेंशन। एंड लास्ट आपको है सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, प्री एक्लेम्शिया के पहले क्या है? सुपर इम्पोज्ड है। क्या है कि इसमें क्रॉनिक हाइपरटेंशन है मदर को, प्लस न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीन्यूरिया एंड ऑर्गन डैमेज भी साथ में हो रहा है। मतलब जो प्री एक्लेम्शिया हो रहा है उससे पहले भी पर हाइपरटेंशन था और प्री एक्लेम्शिया उसके बाद वापस डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन हो गया कि कैसे कैसे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज की। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि BP इट विल बी ग्रेटर देन एंड या इक्वल टू 140/90 mmHg ऑन 2 ओकेशंस। ठीक है, आप कभी भी 2 बार नापेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट में, तो आपको ये BP मिलेगा। नो प्रोटीन्यूरिया, ठीक है, इसमें कोई प्रोटीन्यूरिया नहीं है, मतलब जैसे हमने प्री एक्लेम्शिया में देखा था तो उसमें तो था। फिर उसमें हम देखा कि अपीयर्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, एंड इट डिसअपीयर्स विद इन 12 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम के 12 वीक्स बाद ये डिसअपीयर आराम से अपने आप हो जाता है। फिर आता है रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन हो सकते हैं इसमें। सो इसमें प्राइमरी ग्रेविडा है जो फर्स्ट टाइम बेबी देने वाले हैं वो, फिर एडवांस मैटरनल एज है जिनका मोर देन 35 ईयर्स है, उसके बाद प्रेगनेंसी हो रही है तो उस कंडीशन में हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो तब हो सकता है। फिर ओबेसिटी में हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल गेस्टेशन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, एंड मोलर प्रेगनेंसी में भी ये आपको दिख सकता है। क्लियर? क्लिनिकल फीचर्स में हमने सेम वही डायग्नोसिस जो हमने की थी, तो हमें एलिवेटेड BP मिलेगा, ठीक है, आपको एडिमा मिल सकता है, इट विल बी नॉन स्पेसिफिक। फिर नो प्रोटीन्यूरिया मिलेगा, ठीक है, कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा आपके टेस्ट में, एंड यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है एंड मे प्रोग्रेस टू प्री एक्लेम्शिया अगर इसका ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया टाइम पे। तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, फिर आप यूरिन का एनालिसिस करेंगे टू रूल आउट प्रोटीन्यूरिया, फिर आप CBC है, LFTs है, RFTs करा सकते हैं टेस्ट, एंड आप फंडोस्कोपी करा सकते हैं टू एसेस एनी रेटिनल चेंजेस, एंड फाइनली आपका कोई फीटल ग्रोथ अगर स्कैन है तो आप वो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉपलर। क्लियर? पैथोफिजियोलॉजी में हमने क्या क्या देखना है कि सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, तो इसमें एबनॉर्मल प्लासेंटेशन हो रहा है, तो ये इसकी मेन जड़ है कि कैसे हो रहा है। इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी इसमें क्या होता है कि जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? दे इन्वेड द मेटरनल स्पायरल आर्टरीज एंड कन्वर्ट देम इनटू लो रेजिस्टेंस एंड हाई कैपेसिटेंस वेसल्स। इसको आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, ये हम स्पायरल आर्टरीज बना रहे हैं, ठीक है, मदर की, ठीक है। अब इसमें ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको हम नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि ये जो स्पायरल आर्टरीज हैं ये थोड़ा चौड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इसको क्या कर रहे हैं, इसको लो रेजिस्टेंस का बना रहे हैं, और ताकि आराम से ब्लड पहुँच सके, ठीक है, आपके मदर से
वो प्लासेंटा के थ्रू फीटस में पहुंच सके। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा इसने गैप बना दिया, किसने, ट्रोपोब्लास्ट ने, क्योंकि उसने अच्छे से इन्वेड किया। लेकिन अगर इसी कंडीशन में क्या हो जाए कि जो ट्रोपोब्लास्ट ये जो सेल्स बनाए हैं मैंने, ये अच्छे से इन्वेड नहीं करते हैं, तब ये वापस से क्या होती है, पतली ही रहती है। ठीक है, पतली ही रहेगी, तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड है उसका फ्लो ढंग से नहीं हो पाएगा, एकदम रेस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा। क्लियर है, रेस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा तो जो आगे प्लासेंटा है उसको अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था उसका मेन कि क्यों हो सकता है ऐसे। क्लियर, अब इसको अगर हटा दें, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देख लिया इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें क्या, इन PIH दिस इन्वेशन इज़ शैलो और इनकम्प्लीट, जो कि ट्रोपोब्लास्ट की तरफ से हो रहा है। ठीक है, अच्छे से उसका इन्वेशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या रिजल्ट हो रहा है, फिर स्पायरल जो आर्टरीज होती है दे रिमेन नैरो, जैसे हमने देखा, एंड हाई रेजिस्टेंस हो जाता है उनमें, जिसकी वजह से क्या, इनएडिक्वेट यूटेरोप्लासेंटल ब्लड फ्लो हो जाता है कि प्लासेंटा को ढंग से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो आर्टरीज है वो अभी भी काफ़ी नैरो हैं। ठीक है, तो ये हो गया एबनॉर्मल प्लासेंटेशन, पहले ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, प्लासेंटल इश्चीमिया और हाइपोक्सिया, क्योंकि इसको अच्छे से ब्लड नहीं मिल रहा है। तो ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो द प्लासेंटा बिकेम्स इश्चेमिक एंड हाइपोक्सिक। दिस लीड्स टू रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स, क्योंकि अब उसको अच्छे से नहीं मिल रहा है जब खून, तो वो क्या निकालता है, साइटोकाइनिन्स निकालता है। एंड आपके जो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं उसको भी रिलीज़ करता है, विच एंटर्स द मैटरनल सर्कुलेशन। अब प्लासेंटा ने जो रिलीज़ किया वो कहाँ आ गया, आपके मदर के सर्कुलेशन में आ गया। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एंडोथीलियल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या है ये, दीज सर्कुलेटिंग फैक्टर्स, जो कि हमने यहाँ पे देखा है, जो यहाँ पे रिलीज़ हुए थे, ये क्या करते हैं, कॉज जनरलाइज्ड एंडोथीलियल सेल्स डैमेज। ठीक है, थ्रू आउट द मदर्स बॉडी। पूरे मदर्स बॉडी में क्या हो रहा है कि जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं उसको डैमेज किया जा रहा है, किन की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो एंडोथीलियल डिसफंक्शन, इट लीड्स टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा बॉडी में, जो भी आपके जो आर्टरीज हैं। इसमें क्या होगा, फिर पेरिफेरल जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और वो अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, आपका हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है मदर में। और इंक्रीज्ड कैपिलरी जो परमेबिलिटी है, उससे क्या होगा, आपका जो एडिमा है या प्रोटीनूरिया है वो कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। एंड एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो सकता है इसके बाद ये हुआ। अब आपका जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है वो भी हो सकता है इसकी वजह से। क्यों, अगर किडनीज़ में जो वहाँ की जो आर्टरीज़ हैं, जबकि कैपिलरीज हैं, उसमें अगर ग्लोमेरुलर एंडोथीलियोसिस हो जाता है तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, आपकी प्रोटीनूरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। वहीं अगर ये लीवर में जाके इफेक्ट करता है तो ये क्या करेगा, आपको हिपैटोसेलुलर इंजरी कराएगा, जिसकी वजह से एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपके जो ब्रेन में अगर जाएगा तो ये वैसोस्पाज्म क्रिएट करेगा, जिससे आपको हेडेक होगा, है विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, और सीजर्स भी आ सकते हैं, जो कि हम एक्लेप्सिया की कंडीशन में देखते हैं। एंड अगर ये यूट्रस एंड प्लासेंटा की जो आर्टरीज है वहाँ पे करेगा तो वहाँ पे भी वैसोस्पाज्म करेगा, और आपके वैसोस्पाज्म करेगा तो फीटस को अच्छे से ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो फीटल की ग्रोथ का रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, या वहाँ का अब्रप्शन हो जाएगा, प्लासेंटल अब्रप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा मतलब ट्रोपोब्लास्ट के ढंग से इन्वेजन या अच्छे से अटैचमेंट के ना होने से कैसा गड़बड़ हो सकता है। क्लियर, काफ़ी इजीली आपको समझा दिया मैंने। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट में क्या है कि अगर जो माइल्ड केस है तो उसमें हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट कराएंगे। ठीक है, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज़, फिर आपको जो हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होते हैं वो चलानी है, फिर मॉनिटर BP, यूरिन एंड फीटल वेलबिंग, एंड आपको डाइट लो सॉल्ट एंड हाई प्रोटीन का रखना है। ठीक है, एंड अगर वो सीवियर हो जाता है, ठीक है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन आपको कराना पड़ेगा, जैसे आपको क्लोज मॉनिटरिंग करानी है, बोथ BP एंड फीटल की जो मॉनिटरिंग है वो स्टेरॉइड्स यूज़ करनी है, इफ़ प्रीटर्म एंड डिलीवरी इज़ एक्सपेक्टेड, एंड आपका प्लान टाइमिंगली डिलीवरीज इफ़ प्रोग्रेशन इज़ सीन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में हम इसमें देखेंगे कि मैटरनल में क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से, प्रोग्रेशन टू प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, क्योंकि हमने देखा ना कैसे इसमें सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे बाद में। अब्रूप्शिया प्लासेंटा हो सकता है। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। देन एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, एंड आपकी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, क्योंकि जहाँ जिस ऑर्गन में जाएगा तो उस ऑर्गन को भी डैमेज करेगा वो। फिर जो फीटस में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बेबी को अच्छे से ब्लड नहीं मिल रहा है तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसकी ग्रोथ की रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, देन ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है, प्लासेंटा ढंग से आपके एमनियोटिक फ्लूइड वो प्रॉपर फुल नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, प्री मैच्योरिटी हो सकती है बेबी की, एंड इवन इट कुड कॉज इंट्रा यूट्राइन डेथ। एंड फाइनली इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो आपको पहले अर्ली ANC रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, लो डोज में एस्पिरिन लेना है। ठीक है, फॉर 12 to 16 वीक्स इन हाई रिस्क ऑफ वुमेन। ठीक है, फिर आपका एडुकेट मेटल न्यूट्रिशन देना है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना है इन लो कैल्शियम डाइट एरियाज़। एंड इसका प्रोग्नोसिस कैसा है कि अगर आपने इसको मैनेज अच्छे से कर लिया तो इट इज़ गुड इफ़ मैनेज्ड इन अर्ली मतलब केस, एंड इट रिजॉल्व्स द पोस्टपार्टम इन गैस्टेशन हाइपरटेंशन, एंड मॉनिटर BP अप टू 12 वीक्स ऑफ आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि उसके बाद वो धीरे धीरे अपना नॉर्मल में आता जाएगा। क्लियर, तो बस इतना ही था आपका टॉपिक आज का।
प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।